नमस्कार छात्रों। इसके पहले के लेक्चर में हम भाषा के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे और मैंने उस दौरान आपको भाषा किसे कहते हैं इस मुद्दे की चर्चा आपके सामने की है। अब आपको समझ में आया होगा कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क में या दिमाग में उभरे हुए विचारों को मनुष्य भाषा के माध्यम से दूसरों तक वो पहुंचाता है, वो इसी साधन को भाषा हम कह सकते हैं। मुझे बताना क्या है कि भाषा एक प्रकार का साधन है और विचार का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से किया जाता है। तो ये बात समझ लीजिएगा कि भाषा विचारों का आदान प्रदान, संप्रेषण का साधन, साथ ही साथ भावों का लेन देन, ये सभी बातें जो है भाषा के साथ हम जोड़ सकते हैं। तो ये बातें हमने भाषा किसे कहते हैं इस मुद्दे के भीतर हमने देखी है और उसमें भाषा उन्हीं तत्वों को कहा जाता है जिसमें सार्थक ध्वनियां व्यक्त होती है। सार्थक से मतलब क्या है कि जिन ध्वनियों का कुछ ना कुछ अर्थ हो। मतलब प्राकृतिक रूप से हम जमुआही वगैरह देते हैं आलस आने के बाद, उसको हम भाषा नहीं कहेंगे, लेकिन भाषा उन्हीं ध्वनियों को कहा जाएगा जिन ध्वनियों का कुछ न कुछ अर्थ हो। अर्थात मैं अब जिन ध्वनियों के माध्यम से आपसे वार्तालाप कर रहा हूं या बोल रहा हूं, तो मान लीजिएगा कि वो ध्वनियां भाषा है, क्योंकि उन ध्वनियों के माध्यम से आपको कुछ बातें जो है मैं समझा रहा हूं और आप समझ रहे हैं। मतलब भाषा के लिए ये बात आवश्यक है कि आप जो भी ध्वनियां मौखिक रूप से उच्चारित कर रहे हैं तो उन ध्वनियों का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होना चाहिए और वह अर्थ जो है जिसको आप सुना रहे हैं उस व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। तो ये सामान्य सी बात है कि आप समझ चुके होंगे कि भाषा उसी को कहेंगे जिसको हम समझते हैं और जिसके माध्यम से विचार प्रकट किए जाते हैं। तो ये एक साधन है, ऐसा समझ लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा कि पिछले लेक्चर तक मैंने कहा था कि भाषा को आसान तरीके से मैंने उस दौरान भी समझाया है। आगे इस लेक्चर में मैं भाषा शब्द के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं और उसके आधार पर भी हम उसको समझ सकते हैं। देखिएगा, भाषा मूलतः शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से आया हुआ है। मतलब संस्कृत भाषा से भाषा शब्द बना हुआ है और संस्कृत के भाष धातु से, भाष इस शब्द को थोड़ा सा याद रखिएगा, संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द बना है और उस भाष धातु का अर्थ है बोलना, कहना। हम जो उच्चारित कर रहे हैं, हम जो बोलते हैं, उसको संस्कृत में भाष कहते हैं। तो ये भाष का अर्थ बोलना बताया गया है। अर्थात कक्षा में अध्यापक अपनी बात को बोलकर समझाते हैं और छात्र उसी बात को सुनकर समझते हैं। मतलब ये बोलने की और सुनने की प्रक्रिया जो है भाषा के माध्यम से चलती है। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और उसकी बात माता पिता जो है सुनकर या महसूस कर जो है समझ लेते हैं। तो ये संवेदनाएं, ये भाव भावनाएं, ये विचार जो है या ये संकेत जो है या सांकेतिक भाषा जिसको कहेंगे, उसके माध्यम से भी हम भाषा का व्यवहार करते हैं या भाषा की प्रक्रिया में हम काम करते हैं। तो इस प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर प्रकट करते हैं। मतलब अब तक मैं आपको कक्षा में जो भी पढ़ा रहा हूं या इस वीडियो के माध्यम से अब तक मैंने पाठ्यक्रम के जो भी मध्य पढ़ाए हैं वो आपने सुने हैं और इसके ऊपर आप जब परीक्षा देंगे तो उन्हीं बातों को आप सुनकर जो है वहां पे लिखेंगे। तो छात्र वहां पे सुनी हुई बातों को लिखकर परीक्षा में व्यक्त करेंगे और फिर से एक बार अध्यापक लिखी हुई बातों को पढ़कर जो है उनकी बातों को समझेंगे। मतलब ये एक प्रक्रिया है। मतलब बोलने वाला बोलेगा, सुनने वाला सुनेगा और दोनों, बोलने वाला जो बोलता है, सुनने वाला अगर वही अर्थ वहां पे ग्रहण कर लेता है तो भाषा का जो काम है या भाषा की जो प्रक्रिया है वहां पे पूर्ण हुई ऐसी हम मान सकते हैं।
तो सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए, मतलब जो भी पशु प्राणी है उनके मन के भाव जो है उनका आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की भी अपनी बोलियां, अपनी भाषाएं वहां पे होती है, लेकिन वो मनुष्य के समझ से बाहर होने के कारण उसको हम समझ नहीं पाते और भाषा के क्षेत्र में उसको भाषा नहीं माना जाता। अर्थात मुझे बताना यह है कि भाषा उसी शब्द को हम कहेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास जितनी भी आवाजें निकलती है वो सभी भाषा के अंतर्गत आएगी। मतलब हवा से जो भी कुछ आवाज निकलती है, या बादल गड़गड़ाते हैं, या ट्रेन पटरी पर से दौड़ रही है, या हवा के कारण खिड़की की आवाज आ रही है, तो ये सभी आवाजें भाषा के अंतर्गत आएगी क्या? नहीं आएगी। तब वो भाषा के अंतर्गत क्यों नहीं आता? क्योंकि प्रत्येक भाषा के लिए उसके अर्थ को वहां पे होना बहुत जरूरी है, तभी हम उन्हीं तत्वों को भाषा कहेंगे। अर्थात इसके द्वारा, मतलब भाषा के द्वारा मनुष्य भावों को, विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करता है। वैसे ही भी भाषा की परिभाषा देना एक बहुत कठिन कार्य है, फिर भी विद्वानों ने चिंतन और मनन के आधार पर भाषा को वहां पे स्पष्ट करने की कोशिश की है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सत्र में हमारे पेपर का नाम हिंदी भाषा रखा है, और अगले छठे सत्र में, मतलब छठवें सत्र में जो है, सत्र क्रमांक 6 में, इसी पेपर का नाम जो है भाषा विज्ञान रखा गया है। अब भाषा विज्ञान आप समझ चुके होंगे कि विज्ञान हम किसे कहेंगे? जिसमें भाषा का अध्ययन करते हैं, मतलब भाषा विज्ञान में भाषा से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसको भाषा विज्ञान वहां पे नाम दिया गया है। तो अगले सत्र में हम उसकी बातें पढ़ने वाले हैं। फिर भी भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भाषा वैज्ञानिकों ने, मतलब भाषा के ऊपर जिन विद्वानों ने काम किया है, उनके विचार जो है भाषा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन वैज्ञानिकों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने अनेक परिभाषाएं जो है भाषा के बारे में देने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा होता है कि भाषा की परिभाषा अगर हम कहेंगे, व्याख्या अगर कहेंगे, तो परिभाषा में कोई भी कमी वहां पे नहीं रहनी चाहिए। मतलब परिभाषा उसी को कहा जाता है कि जिसको कहने के बाद मन में कोई भी प्रश्न उभरता नहीं है, मतलब उसी को ही परिभाषा कहा जाता है। परिभाषा तभी की जाती है जब किसी संकल्पना को हम दूसरों तक आसान शब्दों में पहुंचाते हैं। तो भाषा की भी बहुत सारी परिभाषाएं वहां पे की है। बहुत सारे विद्वानों ने वो सभी बातें भाषा के परिभाषा के अंतर्गत रखने की कोशिश की है और भाषा को स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो हमारे पाठ्यक्रम में पहला जो पाठ है भाषा की परिभाषा है, इसको हम थोड़ा सा देखने वाले हैं, और उसके आधार पर हम भाषा किसे कहते हैं या भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है, विद्वानों द्वारा भाषा के जो मत व्यक्त किए गए हैं वो कौन से हैं। देखिएगा, इसके पहले जो हमने भावनाएं, विचार, संकेत, ये सभी बातें जो पढ़ी हैं, या इसके पहले जो मैंने आपको बताया, लगभग वही बातें विद्वानों के परिभाषाओं में भी आपको वहां पे सुनने को मिलेगी या पढ़ने को मिलेगी। उसके पीछे का कारण यह है कि जिस भाषा के बारे में हम सोच रहे हैं और उसका जो प्रकार्य जब देखते हैं, तो उसका प्रकार्य वही है कि एक मनुष्य के विचारों को या एक मनुष्य के मस्तिष्क के विचारों को दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने का साधन भाषा है। तो इसलिए भाषा के बारे में अगर हम जितना गहराई से सोचेंगे या समझेंगे, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा कठिन नहीं है। अपनी भाव भावनाओं को, विचारों को दूसरों तक तो पहुंचाने का साधन ही भाषा है। तो ये बातें थोड़ी सी हमें परिभाषाओं के जरिए ही समझनी है, क्योंकि पाठ्यक्रम में इसको एक पाठ के रूप में हमारे सामने रखा है। तो मैं एक एक करके आपके सामने विद्वानों द्वारा दी हुई परिभाषाएं जो है आपके सामने रखूंगा, और उसका साथ ही साथ विश्लेषण भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ताकि आपको उस परिभाषा में संबंधित विद्वान ने क्या बात कहने की कोशिश की है, ये बात जब आपके सामने आएगी, मुझे लगता है कि भाषा की परिभाषाएं लिखना आप भी जान जाएंगे और आपको भी परिभाषाएं करना वहां पे आसान हो जाएगा। तो मुझे ये मुद्दा आपके सामने रखने का उद्देश्य ही एकमात्र था कि सबसे पहले आपको भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, इसको आपके सामने रखा जाए। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भाषा का जो व्यवहार चलता है मुख्यतः मौखिक रूप से
दूसरा लिखित रूप से, तीसरा सांकेतिक रूप से। मतलब जब मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं तो वो भाषा का रूप मौखिक है, वही बात मैं अगर आपको लिखकर बता रहा हूं तो वो भाषा का रूप लिखित है, और वही बात आपको संकेतों के माध्यम से, इशारों के जरिए या संकेतों के माध्यम से, मान लीजिएगा हावभावों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं तो वो सांकेतिक भाषा है। तो इन सभी प्रक्रिया के बाद या इन सभी बातों को सुनने के बाद आपको एक बात समझ में आई होगी कि भाषा केवल विचारों का आदान प्रदान है, भाव भावनाओं का आदान प्रदान है, और आदान प्रदान करने के लिए जो साधन हम अपना रहे हैं वही भाषा है। भाषा और कुछ नहीं है, इतना समझ लीजिएगा। मुझे लगता है कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे। और भी कुछ अगर आपको लगता है तो आप मुझे एक तो फोन कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, मैं भाषा के बारे में और विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूंगा। और एक बात आपको बतानी जरूरी है कि सोमवार से, मतलब 21/12/2020 से हमारे इस सत्र की जो हमारी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है उसकी परीक्षा शायद जनवरी के अंत तक वहां पे होगी। उसके परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियां जो है महाविद्यालय में लगाई गई है। हमने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर वहां पे आपको भेज दी है। तो आपको दी हुई तिथि के अनुसार परीक्षा के फॉर्म भरने हैं, और परीक्षा के फॉर्म भरने के बाद आपकी परीक्षा इस सेमेस्टर की इसी दौरान, मतलब ऑनलाइन तरीके से भी हो सकती है, जब विश्वविद्यालय से जो भी आदेश आएंगे उसके अनुसार वहां पे परीक्षा संपन्न होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले आपको परीक्षा का फॉर्म भरना है। आप जितने भी छात्र हैं, आपके दोस्त हैं जो ऑनलाइन लेक्चर देखते नहीं है, सुनते नहीं है, उनको कृपया ये सूचना जो है आप दे दीजिएगा और उनको ये बता दीजिएगा कि परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथियां मात्र 2 से 3 दिन है, और 2 से 3 दिन के भीतर अगर आपने फॉर्म भरा है तो जो भी उसकी फीस है वो आपको भरनी है। लेकिन इसके बाद अगर आप फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए लेट फी, सुपर लेट फी वहां पे लग सकती है। तो अपना नुकसान न करके आप निर्धारित समय में जो भी तिथियां आपको अवधि दी गई है उसी के दौरान परीक्षा फॉर्म भरिए। और ये लेक्चर मुझे इसलिए भी महत्वपूर्ण, आपको सूचना इसलिए महत्वपूर्ण लगी कि क्या है कि बहुत सारे छात्र जो है लेक्चर देखते नहीं है, तो उनके लिए मैं विशेष खासकर बता रहा हूँ कि आप परीक्षा फॉर्म की तिथियां जो है हमारे कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर लगी है उसको देख लीजिएगा, और उसके अनुसार 2-3 दिन के भीतर परीक्षा फॉर्म भर लीजिएगा, और दी हुई जो परीक्षा फी है वो भी भरकर निश्चिंत रहिएगा, और आपकी परीक्षा उसी परीक्षा फॉर्म के आधार पर वहां पे जनवरी के अंत तक संपन्न होगी। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैं आपको भाषा की परिभाषाओं को लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।